हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चार्टर्ड में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ तो बेसिक अभी करेक्शन मोड हमारा चल रहा है मार्केट में। तो ये करेक्शन किस वजह से आया हुआ है। निफ्टी में अभी तक हमने देखा है कि ये करेक्शन में अराउंड हाइस से 1150 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल गया। सेंसेक्स अराउंड 4000 पॉइंट्स अपने हाई से टूट चुका है। 50,000 मार्क क्रॉस होने के बाद में 180 के आसपास से फिर यहाँ पर 4000 पॉइंट्स का करेक्शन देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी अभी तक 3100 पॉइंट्स टूट चुका है। ये करेक्शन बेसिकली क्यों आया है, तो एफआईआईज ने इन 5 दिनों में अराउंड 12,700 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स को सेल किया हुआ है कैश मार्केट सेगमेंट में। सिर्फ 5 दिनों में 12,700 करोड़ का सेलिंग थोड़ा सा मार्केट पर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एफआईआईज शेयर्स क्यों बेच रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम ये किसी से भी पूछेंगे तो उसका एक ही रीज़न बताएंगे कि बजट। क्योंकि बजट के दौरान मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है। बजट से पहले और बजट के बाद काफ़ी वोलेटाइल होता है। ये वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। नो डाउट वन ऑफ द रीज़न बजट भी है। बजट में ऐसी अपेक्षाएं हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, और इस रीज़न से मार्केट उसे नेगेटिवली ले रहा है। क्योंकि टैक्स बढ़ता है तो मार्केट उसे नेगेटिव ही लेगा और प्राइसेस अब नीचे आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ यही एक रीज़न है? नहीं दोस्तों, सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, और एक रीज़न भी है इसके पीछे। और ये जो रीज़न है ये इंडियन मार्केट रिलेटेड रीज़न नहीं है, ये ग्लोबल इवेंट है। तो देखते हैं उसका रीज़न क्या है। आपने नाम सुना होगा, अभी रिसेंटली ये थोड़े से हाईलाइटेड मोड में नाम आया हुआ है। ये कंपनी है गेम स्टॉप कॉरपोरेशन। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि ऑफलाइन गेमिंग बिजनेस में है। ऑफलाइन गेमिंग बिजनेस में एक्चुअली अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा चलन है, लेकिन ये गेम स्टॉप एक ऑफलाइन गेमिंग बिजनेस में है। और इसके बावजूद इसके स्टॉक्स में अभी रिसेंटली हमने काफ़ी अच्छा मोमेंट देखा है। तो गेम स्टॉप में ये मोमेंट किस वजह से आया, तो उसका रीज़न है। तो रीज़न के स्टार्टिंग में मैं आपको एक यूएस बेस्ड डिस्कशन वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। रेडिट एक यूएस बेस्ड डिस्कशन वेबसाइट है। जैसे फेसबुक और ट्विटर पर हम अपने वीडियोस और अपने पोस्ट शेयर करते हैं लोगों के साथ, उसी तरीके से यूएस में जो फेमस है वो रेडिट है, जहाँ पर लोग डिस्कशन ग्रुप्स बनाते हैं, जहाँ पर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉमन मेंबर्स हैं, जो एक कॉमन टॉपिक से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर ग्रुप में ऐड होते हैं, और ये ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक के पर अपना डिस्कशंस, अपने पॉइंट्स पेश करते हैं। तो काफ़ी फेमस वेबसाइट है यहाँ पर यूएस में। इस रेडिट में एक ग्रुप है वॉल स्ट्रीट बेट्स। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, यूएस स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उसमें कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका बनाया हुआ ये ग्रुप है, जहाँ पर वो यूएस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपने न्यूज़ या रिकमेंडेशंस या तो व्यूज़ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो ऑफलाइन गेमिंग बिजनेस वाली कंपनी गेम स्टॉप है, इसमें रिसेंट में एक पोस्ट किसी इन्वेस्टर ने पोस्ट किया जिसमें उसके पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें पास्ट परफॉर्मेंस में कुछ बढ़ोतरी देखने मिली। ऑफलाइन गेमिंग बिजनेस है, 300% का ग्रोथ कुछ पोस्ट किया हुआ था। तो वो डिस्कशन में किसी इन्वेस्टर ने पोस्ट किया। और एक चीज़ ऐड की है उसमें, एक यूएस मार्केट में रायन कोहेन, ये एक बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। रायन कोहेन को फाउंडर थे चिवी करके कंपनी के, जो एक ई कॉमर्स कंपनी है। उन्होंने 2017 में ये कंपनी बेच दी थी $3.35 बिलियन में। अब ये $3.35 बिलियन अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 24,000 करोड़ हो जाते हैं। इसके बाद इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स करना चालू किया था। तो रिसेंटली सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 में इन्होंने गेम स्टॉप कॉरपोरेशन में यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग की है। अराउंड सितंबर में 10% स्टेक हो गया इनका, और दिसंबर तक ये स्टेक बढ़कर 13% हो गया। तो जब एक इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो इसकी जानकारी जब वॉल स्ट्रीट बेट्स ग्रुप में किसी इन्वेस्टर ने पोस्ट की, इसके साथ साथ गेम स्टॉप के जो बढ़ते हुए बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट जागा इन्वेस्टर्स के बीच में, और उन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन देने लगे, पोस्ट करने लगे। और इसके चलते जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं धीरे धीरे उस स्टॉक को बाय करने लगे। अब यहाँ तक तो बात सब समझ में आती है, ये सब तो नॉर्मल होता है। लेकिन यूएस में होते हैं हेज फंड्स। ये हेज फंड्स क्या होता है, इसकी छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ।
हेज फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स की तरह एक पूल ऑफ फंड्स है जो लोग इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करते हैं और इसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये ना सिर्फ बाइंग साइड पर पोजीशन क्रिएट करते हैं, ये सेलिंग साइड पर पोजीशंस भी क्रिएट करते हैं, यानी कि हेजिंग पोजीशंस क्रिएट करते हैं। कुछ में बाइंग करते हैं, कुछ में सेलिंग करते हैं। जहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है बाइंग साइड की, वहाँ पर वो बाई करते हैं। जहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है सेलिंग साइड की, तो वहाँ पर वो सेल करके करते हैं। अब ये हेज फंड्स होते हैं यूएस मार्केट में एक फैसिलिटी इसे नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा गलत है कि यहाँ पर आप स्टॉक ओन नहीं करते हो तो भी आप कैश सेगमेंट में स्टॉक को बेचकर पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पर कोई लिमिट्स भी नहीं है। हमारे यहाँ पर जब तक हम स्टॉक ओन नहीं करते तब तक हम कैश मार्केट सेगमेंट में सेल नहीं कर सकते। डेरिवेटिव सेगमेंट में ये फैसिलिटी ज़रूर है, लेकिन जो स्टॉक्स डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं होते हैं वहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं अगर हम उस स्टॉक को ओन नहीं करते हैं। एक फैसिलिटी उन स्टॉक्स में भी है सेलिंग करने की SLB के थ्रू, यानी कि स्टॉक लैंडिंग बोरोइंग। इस मॉड्यूल से हम सेलिंग कर सकते हैं जो स्टॉक हम ओन नहीं करते, हमें वो स्टॉक बोरो करने पड़ते हैं। लेकिन वो मॉड्यूल इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, उसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम है, तो वो नहीं करते हैं। और यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट भी, अगर डेरिवेटिव सेगमेंट्स में भी आप सेलिंग करके पोजीशंस क्रिएट करते हो, लेकिन मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के 95% तक पहुँच जाता है तो हम उसे बैन कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं फ्रेश सेलिंग या बाइंग के लिए। न्यू ओपन पोजीशंस क्रिएट नहीं होती है। लेकिन ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यूएस में नहीं है। सेबी हमारी ज़्यादा प्रोएक्टिव है और काफ़ी अच्छे रूल्स बना रखे हैं, लेकिन ये यूएस मार्केट में ये रूल्स नहीं है। तो यहाँ पर आप किसी भी लेवल तक का सेलिंग कर सकते हो। तो ये जो हेज फंड्स हैं अपने पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग इस तरीके से करते हैं कि कुछ स्टॉक्स में सेलिंग करते हैं, कुछ में बाइंग करते हैं। तो इनका सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होता है अगर मार्केट उन्हें थोड़ा सा वॉलेटाइल लगता है या तो मार्केट उन्हें थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। तो इन हेज फंड्स ने जो GameStop है, क्योंकि ये गेमिंग सॉफ्टवेयर गेमिंग कंपनी है, लेकिन ये ऑफलाइन गेमिंग कंपनी है, तो हेज फंड्स ने ये सोचा कि ये ऑफलाइन गेमिंग का बिज़नेस कितना चलेगा। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन गेमिंग्स काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है और वहाँ पर ही बिज़नेस जा रहा है, तो ऑफलाइन गेमिंग में कहाँ पर बिज़नेस होगा। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी में सेलिंग किया हुआ था, ह्यूज सेलिंग पोजीशंस क्रिएट की हुई थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वॉल स्ट्रीट बेट्स में जब ये रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि GameStop में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और एक बड़े इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो इसके चलते वहाँ पर ह्यूज बाइंग रिटेलर्स की देखने मिली और उस ह्यूज बाइंग के चलते प्राइसेस काफ़ी बड़े लेवल तक पहुँच गए। मैं चार्ट्स में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो GameStop यहाँ पर सितंबर से पहले ये $3-4 के आसपास ट्रेड हो रहा था। सितंबर के बाद जैसे मैंने कहा इन्वेस्टर की बाइंग आई है, सितंबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला और ये प्राइस ये $4-5 से यहाँ पर $18-20 तक पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर बात अटकी नहीं, जब ये न्यूज़ मार्केट में जैसे वॉल स्ट्रीट बेट में यहाँ पर इन्वेस्टर्स को पता चली, उन्होंने यहाँ पर ह्यूज बाइंग पोजीशंस क्रिएट की और ये ह्यूज बाइंग पोजीशन पर स्टॉक कहाँ तक गया ये आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हो। ये स्टॉक जो $20 के आसपास ट्रेड हो रहा था ये पहुँच गया $480 तक। अब ये जब पोजीशंस इतनी बाइंग पोजीशन, हैवी बाइंग पोजीशन क्रिएट हुई है वहाँ पर, और आप देख सकते हो रिटेलर्स की क्या ताकत है, उन्होंने किस वॉल्यूम में स्टॉक को बाय किया होगा कि जिसके चलते यहाँ पर ह्यूज इतना बड़ा पोजीशंस क्रिएट हुआ, इतना बड़ा प्राइस में हमें जंप देखने मिला। अब जो हेज फंड्स ने यहाँ पर नीचे के लेवल्स पर सेलिंग करके रखा था वो सारे फंस गए, उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है फ़िलहाल। अभी उन्होंने कुछ शॉर्ट कवरिंग तो करनी ही पड़ेगी और शॉर्ट कवरिंग के चलते अभी प्राइसेस में बड़ा जंप देखने को मिला। तो ये जो पोजीशन है इसके वजह से हेज फंड्स में जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं से तो रिकवर करेंगे। तो ये रिकवरी के प्रोसेस के कारण मार्केट अभी डाउन जा रहे हैं। ये किस तरीके से रिकवर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो फ़िलहाल तो GameStop में जो न्यू बाइंग है ये ब्रोकर्स ने डिसकंटिन्यू कर दी है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जो वहाँ पर हैं उनका कहना है कि जब 2008 में बड़ी क्राइसिस आई थी, लेमन ब्रदर क्राइसिस आई थी, तभी भी रेगुलेटर्स या तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स को, ये बड़े हेज फंड्स को या बड़े फंड हाउसेस को ही बचाने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हुआ है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर जब रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छा अर्न कर रहे हैं तो वहाँ पर वो फिर हेज फंड्स को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दें, उनके नुकसान के ऊपर क्यों ध्यान दें।
और रेगुलेटर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरीके से रोकना नहीं चाहिए। अभी रेगुलेटर्स इसके लिए क्या स्टेप लेते हैं ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हेज फंड्स को इस पर्टिकुलर मूव के चलते काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर एक मेलविन कैपिटल करके जो हेज फंड है, इसको इस पर्टिकुलर मूव में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इनका ह्यूज पोजीशंस था गेम स्टॉप में सेलिंग साइड पर, तो इनको यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। अब ये हेज फंड्स का और हमारे मार्केट का क्या कोरिलेशन है, तो ये देखते हैं। हेज फंड्स ना सिर्फ अमेरिका में, इनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अलग अलग देशों में भी है, और जैसे दूसरे देशों में उसी तरीके से इंडियन मार्केट में भी है। तो इन हेज फंड्स ने क्या किया कि अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए वो क्या करेंगे, जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वहीं पर सेलिंग करेंगे। तो जहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है तो अपने इस लॉसेस को भरपाई करने के लिए वो उस पर्टिकुलर जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है उन पर्टिकुलर शेयर्स में या तो ग्लोबल मार्केट्स में वहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। तो इसी चलते हमें अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से सेल ऑफ देखने मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, और उसी के वजह से इंडियन मार्केट्स में भी सेलिंग देखने को मिल रहा है एफआईएस की तरफ से, और इसके चलते प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। मार्केट का जो करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ बजट की वजह से इतना बड़ा सिर्फ बजट के प्री बजट में इतना बड़ा करेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बजट में कुछ ख़राब आता तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकता था, लेकिन प्री बजट में इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो हेज फंड्स हैं, इनके बिकवाली के कारण, ग्लोबल मार्केट में बिकवाली के कारण जो पैनिक थोड़ा सा क्रिएट हुआ है और एफआईएस का सेलिंग हुआ है, उसकी वजह से प्राइसेस और नीचे आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। हेज फंड्स अब कितना और सेलिंग करते हैं, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ये तो हमें अभी देखना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो करेक्शन है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, कभी यहाँ पर रिकवरी का पाथ फिर से नज़र आएगा, ये हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि डेली हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपनी राय देते हैं, और ट्रेडिंग के मौके कहाँ पर बन रहे हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, आपके साथ रेगुलर वीडियो में डेली शेयर करते हैं। तो आप उन वीडियोस को रेगुलरली देख सकते हो, हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से हम अपना डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, चार्टर्ड के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। चार्टर्ड एक टेक्निकल एनालिसिस इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम वेरियस कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, और स्ट्रेटजी बेस्ड इंट्राडे स्ट्रेटजी बेस्ड कोर्सेज हैं। अगर आपको इन कोर्सेज में से कहीं पर भी इंटरेस्ट हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखने में इंटरेस्ट हो, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपके साथ स्क्रीन पर शेयर की हुई है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।